अच्छा जी, डेफिनेशन में क्या कुछ आता है अगर हम उसमें देखें तो डेफिनेशन ने हमें क्लियरली बता दिया है कि आईएएस 40 में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे और क्या कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। आईएएस 40 ने हमें क्लियरली बताया हुआ है। क्या कुछ आएगा डेफिनेशन में कि आईएएस 40 हमें कहता है कि प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड होती है। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि लैंड और बिल्डिंग या तो बिल्डिंग का हिस्सा या दोनों वो इसमें होंगे। मतलब आपके पास खाली प्लॉट पड़ा हुआ है या उसके ऊपर आपने कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बनाई हुई है वो या इस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा, ये क्या होगा आईएस 40 में जा सकता है। कब कब का जवाब है इस लाइन में कि कब हम उसको आईएस 40 में ट्रीट करेंगे। वो कहता है कि जब हमने उनको रखा है टू अर्न रेंटल्स, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमने वो रखे हैं किराए के लिए और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, या हम मुस्तकबिल में आज करोड़ की बिल्डिंग लेते हैं कल को 20 करोड़ की बेचेंगे, सिर्फ हमने कैपिटल को अप्रिशिएट करने के लिए रखा हुआ है, या दोनों मकसद के लिए कि अभी हम लेके अपना उसको रेंट भी दे देते हैं तो कल को हम उसको बेच के अपना कैपिटल अप्रिशिएट भी कर लेंगे। तो ऐसी बिल्डिंग ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहाँ ट्रेड करेंगे, आईएस 40 में ट्रेड कर रहे होंगे। और यहाँ पे उसने क्लियरली हमें क्या कर दी है, क्लियरली हमें एक सेक्शन बता दिया है कि वो तमाम प्रॉपर्टीज जो प्रोडक्शन में या सप्लाई ऑफ गुड्स में या सर्विसेज में या बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव में या बेचने के लिए, मतलब अगर आपकी इन्वेंट्री के तौर के ऊपर काम हो रही हैं, वो आईएस 40 में ट्रीट नहीं हो रहे होंगे। इसने हमें क्लियरली बता दिया है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो आपके अपने इस्तेमाल में, इसे हम कहते हैं ऑनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स या ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने फैक्ट्री बनाई हुई है, स्टोर हाउस बनाया हुआ है, वेयर हाउस बनाया हुआ है, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपका बिजनेस यही है कि आप बिल्डिंग्स को खरीदते बेचते हैं। इसका मतलब आपके लिए आईएस 2 में एज इन्वेंट्री ट्रीट हो रही है। ये जो बिल्डिंग है ये इसमें नहीं, बिकॉज जो ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है वो सारी सारी हमारी कहाँ जाकर ट्रीट होती है, आईएस 16 में ट्रीट हो रही होती है। अब ये उसने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो तमाम प्रॉपर्टीज जो हम आईएएस 40 में ट्रेड करेंगे, वो उन प्रॉपर्टीज जो आईएएस 16 में हमने लिखी थी उनसे डिफरेंस है। उनसे डिफर क्यों है? बिकॉज इसमें प्रॉपर्टी सिर्फ हमारे पास वो आएगी जो हमने रेंटल्स के लिए रखी है, किराए के लिए, या हमने रखी है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या बोथ मकासद के लिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे अपने यूज में है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में है, या प्रोडक्शन में या फैक्ट्री में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको लेकर चल रहे होती है। तो यहाँ पे वो हमारी अपनी बिल्डिंग है, हमारी अपनी बिल्डिंग में क्या हो रही है, वो इस्तेमाल हो रही होती है। और कुछ ऐसी होती हैं बिल्डिंग्स जो हमने एज इन्वेंट्री, मतलब गलत रियाज है, उसके लिए बिल्डिंग्स क्या है, उसके लिए बिल्डिंग इन्वेंट्री में है, तो वहां पे क्या हो रही होगी, वो इन्वेंट्री में ट्रीट हो रही होगी। तो आईएस 40 को हमने क्या किया है, इस तरह से इनमें से डिफर किया हुआ है बिटवीन आईएस 16 और आईएस 2। बिकॉज आईएस 16 में जो हम लास्ट पढ़ के आए हैं उसमें सारी वो प्रॉपर्टी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांट लगाया हुआ है, फैक्ट्री लगाई हुई है, मशीनरी लगाई हुई है, ऑफिस बिल्ड किया हुआ है, वेयर हाउस बनाया हुआ है, स्केल परचेज उसमें अपनी मैनेजमेंट बिठाई हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो हमारी सारी सारी किसमें आ रही होती थी, आईएस 16 में आ रही होती थी। तो डिफर क्या है 40 में और 16 में, ये हमने क्लियरली पढ़ लिया कि इनके यूज के बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, उनको डिफरेंस लेके चल रहे होते हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमने आईएएस 40 में ही इनको क्यों लिखा, या हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि हम उस बिल्डिंग को उठा के यहाँ पे ट्रीट नहीं कर रहे बल्कि हम ट्रीट कर रहे हैं उसको आईएएस 40 में। व्हाट इज द रीजन, क्यों हम कर रहे हैं? इसका सिंपल सा जवाब है, सिंपल सा जवाब। देखिए, अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो आपने आईएएस 16 में रखी हुई है, तो सवाल यह है जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या आप उसमें से कोई किसी किस्म का रेवेन्यू, कोई किसी किस्म का इनफ्लो कमा सकते हैं? आपने एक ऑफिस बनाया हुआ है, आप ऑफिस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल भी ऑफिस में नहीं जाते, या आपने फैक्ट्री बनाई हुई है, फैक्ट्री बिल्कुल भी रन नहीं करते, फैक्ट्री बिल्कुल भी चाहते, तो क्या उस फैक्ट्री से, उस ऑफिस से आपको इन्फ्लो वगैरह हासिल हो जाएगा? इसका मतलब आपको इन बिल्डिंग से, इन प्रॉपर्टी से कमाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए किस चीज की जरूरत है? यूज करने की, यूज करने की ना। आप इनको यूज करेंगे फिर ही होगा, अदरवाइज ये नहीं हो रहा होगा। ऐसे ही है। लेकिन 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 ये जो आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आप इसको इस्तेमाल करें ना करें, आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्टिविटी उसने क्या करना है, बेनिफिट दे के चले जाना है। अगर आपने कोई प्लॉट लेकर रखा हुआ है, आप उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, 10 साल बाद बेचेंगे, तो उससे आपको इन्फ्लो हासिल होगा कि नहीं होगा, खुद बताएं। होगा। आप अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं, फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चला रहे, लेकिन जो आपने प्रॉपर्टी ली हुई थी, रेंट पे दी हुई थी,
क्या उससे आपको रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्टिविटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस, आपको इन प्रॉपर्टी से, आपको इन बिल्डिंग से इनफ्लो जो है वो हासिल हो ही रहा होगा, आमदनी आपको मिल रही होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटली लेके चल रहे होते हैं। ये लिखिए, अंग्रेजी रख जल्दी से पढ़ लें, चाहे इसमें कोई सवाल है इसको रीड कर लें, याद नहीं करना, समझ लें कि हम क्यों IS 40 को IS 16 से सेपरेट करते हैं। अगर पेपर में आपको ये आए, थ्योरेटिकली पूछ ले, तो लिख देंगे। बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने प्रॉपर्टी रखी हुई है, इनकी जो कैश फ्लोज हैं हमारे, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे एसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। गॉट इट? और जो IS 40 के हैं जो है वो बिल्कुल आपस में आगे करते हैं, सेपरेट लेके चलते हैं। सेकंड पॉइंट सिंपल है कि जब आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें से कैश फ्लो कब आ रहा होता है, उस प्रॉपर्टी में से जो इस्तेमाल हो रही है, सप्लाई का प्रोसेस है या प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही है, तो उसका जो कैश फ्लो है वो उसके ऊपर कंटीजेंट है। आप काम करेंगे, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, मैनेजमेंट बिठाएंगे, सप्लाई करेंगे, वहां से तो कैश फ्लो आ रहा होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम इस्तेमाल करें, जिसका कैश फ्लो उस प्रॉपर्टी के यूज के साथ कंटीजेंट है, वो हम IS 16 में लेके चलते हैं, IS 40 में उसको लेकर नहीं चल रहे होते। सेकंड का मतलब ये है। अब होता क्या है, मेजोरिटी बच्चे ना, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आप में से कुछ रिपीटर हजरात भी होंगे, यदि R1 के पेपर में स्टैंडर्ड जो है वो लेके आना चाहिए, स्टैंडर्ड जो है वो कैरी करना चाहिए, अगर कैरी नहीं करेंगे पेपर पास नहीं होता। देखा हुआ आपने, सुना हुआ अक्सर ये मिथ्स चल रही होती हैं। स्टैंडर्ड में ये चीजें जो है ये आप देखते हैं जाके हकीकतन कि अगर उसने पेपर में पूछ लिया है, अब ये स्टैंडर्ड की पैराग्राफ है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसने पेपर में पूछ लिया है तो कैसे चलेगा, क्या बताएंगे, वो हमने उसको यहाँ पे सारा गाइड करना होता है। तो अगर आप इसको समझ लें, यहाँ पे आप उसको यहाँ पे समझ लें कि ये इसका मतलब है, ये इसके कहने की बात है, तो फिर क्या हो जाएगा आपके लिए, वहां पे इसको समझना ईजी हो जाएगा, वहां पे लिखना ईजी हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कैरी करने की अप्रोच है, उस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन वो एक टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच भी होती है। आप इस वजह से वहां पे जाने की, आप यहाँ पे क्वेश्चन लेके चले जाएं, आप समझ लें, चीजों को याद करें, नोट्स अपने बनाए हुए हैं, आपको पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप विदाउट स्टैंडर्ड पेपर जो है वो पास कर सकते हैं। उसके बाद है पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स। पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स या पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि आपने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बनाई है कि जिसमें से कुछ आप खुद इस्तेमाल करते हैं और कुछ जो है वो आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या रेंटल्स के लिए लेके रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये प्रॉपर्टी बनाई, अब इसमें दो पार्ट्स आपने बना दिए या दो मंजिले बना दिए, दो स्टोरेज बनाई हुई है। ये जो है ये आपका ऑनर ऑक्यूपाइड है, मतलब यहाँ पे आप खुद रह रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, प्लांट लगाया हुआ है, जो भी ऑफिस खोला हुआ है, और ये जो है ये आपने क्या रखी हुई है, ये आपने रेंटल्स के लिए रखा हुआ है, या आप उसको फ्यूचर में बेचना चाहते हैं। अगर ये ऐसा सीन है और जो इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं वो बिक सकते हैं या सेपरेटली लीज आउट हो सकते हैं, तो फिर जो सा हिस्सा लीज आउट हो सकता है आप उसे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड करेंगे, और जो आपके हिस्से में है, जो ओनर ऑक्यूपाइड है, जो आपने कब्जा किया हुआ, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, वो IS 16 में जा रहा होगा। मतलब इस पार्ट को आप अंडर IS 16 में लेके चलेंगे, और चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये कहाँ जा रहा होगा, आपका IAS 40 में जा रहा होगा। Got it? और अगर ये केस नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो ड्यूल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, मल्टीपर्पज में इस्तेमाल हो रही है, बट आप नहीं पता चला पा रहे कि IS 16 में के लिए कितना एरिया है और कितना एरिया जो है आपका आपने रेंटल्स के लिए रखा हुआ है, मतलब बिल्डिंग तो बनाई हुई है, अब दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, आपने उसमें अपना दफ्तर भी खोला हुआ है और आपने उसको रेंटल्स के लिए रखा हुआ है, बट अब आपको ये पता नहीं है कि कौन सा कितना एरिया है, तो फिर कैसे फैसला होगा। फिर हम देखेंगे कि वो तमाम एरिया जो आपने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब आपकी बिल्डिंग जो है वो 10 मंजिल है और आपने एक मंजिल के ऊपर, एक फ्लोर के ऊपर एक कमरा लेके वहां अपना ऑफिस खोला हुआ है, तो ये जो आपके कंट्रोल में है ये थोड़ा इनसिग्निफिकेंट है ना। अगर वो इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्ड किया हुआ है, तो फिर ये किसमें ट्रीट होगी, ये आपकी IAS 40 में ट्रीट होगी। लेकिन अगर वो पोर्शन सिग्निफिकेंट है तो फिर ये किसमें ट्रीट होगी, बिल्डिंग हमारी IAS 16 में ट्रीट हो रही होगी। इज दैट क्लियर? इसको भी रीड कर लें, स्टैंडर्ड पढ़ लें आप। इनसिग्निफिकेंट लेकिन कि आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। देखें, आपके पास 10 मंजिला बिल्डिंग है, उस 10 मंजिला बिल्डिंग में एक मंजिल के ऊपर एक दफ्तर खोल के बैठे छोटा सा, बाकी 9 मंजिलें आपने रखी हैं किसके लिए, रेंटल पर्पस के रखी हुई है। अब वो जो एक आपने छोटा ऑफिस खोला, क्या वो इनसिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट है, बताएं। इनसिग्निफिकेंट है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को फिर हम IS 40 में लेके चलेंगे, IS 16 में नहीं लेके जाएंगे। क्लियर है? अब सिमिलरली अगर कोई प्रॉपर्टी इसी तरह की है जो ड्यूल पर्पस में इस्तेमाल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे भी देखते हैं कि अगर वो कोई एंसिलरी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं,
अब एंसिलरी सर्विसेज वगैरह क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, आपने उनको सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज भी दी हुई है रेंट के साथ साथ। जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स आपने बनाए हुए हैं रेंट के लिए दिए हुए हैं, साथ आप मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज भी दे रहे हैं। अब ये एंसिलरी हैं, इजाफी सर्विसेज हैं। यहाँ आप खुद बताएं, आपने पूरा अपार्टमेंट बनाया है, 5 मंजिला है, साथ आप उनको ये सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहे हैं। ये सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करना उस अपार्टमेंट के लिए सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है, जरा बताओ। नॉन सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। अब अगर एंसिलरी सर्विसेज, ये तो हम इजाफी दीगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा हमने इस केस में की है, अगर ये इनसिग्निफिकेंट है ना उस प्रॉपर्टी के साथ, तो वो प्रॉपर्टी कहां चलेगी, हमारी IS 40 में ट्रीट हो रही होंगी। बिकॉज रेंटल सर्विसेज हमारी क्या है, वो ज्यादा है, बिकॉज हमने जो अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, जो रेंट पे दिया हुआ है, रेंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम साथ सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट सी है, माइन्यूट सी है, वो इतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए ये बिल्डिंग हम इसमें ट्रीट करेंगे, IAS 40 में ट्रीट कर रहे होंगे। लेकिन आपकी जो होटल है, ये जो होते हैं होटल्स वगैरह, इसमें जो रूम सर्विसेज दी जाती हैं, जो इसमें खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, अब बताओ होटल के लिए जो रूम सर्विसेज हम दे रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है, जरा बताइएगा। मतलब ऐसा ही है ना, अब होटल के लिए ये रूम सर्विसेज प्रोवाइड करना ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। तो अब आप देखेंगे कि यार यहाँ पे तो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, एंसिलरी सर्विसेज बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है। उसके बगैर आप ये भी ठीक है, हम होटल किराए पे दे रहे हैं, बट खाना भी नहीं देंगे, रूम सर्विस भी नहीं देंगे, पार्किंग भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तो क्या कोई बंदा आपके पास आएगा रहने के लिए? नहीं आएगा। वो कब आएंगे, जब आप उनको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो वहां पे क्या है, वहां पे ये सिग्निफिकेंट है। अब जहां पे सिग्निफिकेंट हो जाती है, वहां पे क्या किया जाएगा, फिर ये आपकी प्रॉपर्टी IS 16 में ट्रीट हो जाएगी। तो ये एंसिलरी सर्विसेज जो अदर देन हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो IS 16 में जाएगा, अगर वो इनसिग्निफिकेंट है तो वो प्रॉपर्टी IS 40 में ट्रीट हो रही होगी। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि अगर मल्टीपर्पज प्रॉपर्टी है और अगर हम एक पोर्शन को सेपरेटली बेच सकते हैं, एक पोर्शन को सेपरेटली रेंट कर सकते हैं, तो जो सा पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं वो 40 में ट्रीट होगा। और अगर हम उनको सेपरेटली बेच नहीं सकते, सेपरेटली लीज आउट नहीं कर सकते, फिर जो है वो देखेंगे सिग्निफिकेंट एरिया कौन सा है, ओनर ऑक्युपाइड एरिया ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि नॉन ओनर ऑक्युपाइड एरिया ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा उसके मुताबिक ही क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट कर रहे होंगे। ये वाला पॉइंट जैसे बता रहा हूँ, ये जाके आप आगे FR2 में पढ़ेंगे कि अगर एक कंपनी है, आप लोगों ने ग्रुप का नाम सुना होगा, कंसोलिडेशन का नाम सुना हुआ है कि दो कंपनीज मिल जाती हैं या एक कंपनी दूसरे कंपनी खरीद लेती है। जो कंपनी खरीदती है वो सब्सिडरी होती है, जो खरीदी गई है वो सब्सिडरी है, जो खरीदती है वो होल्डिंग कंपनी होती है। सुना हुआ ये? तो आपने एक कंपनी को खरीद लिया, उसके शेयर्स ले लिए, और वही कंपनी क्या करती है, अपनी एक प्रॉपर्टी अपने पेरेंट को, जो उसके जिसने खरीदा है उसको रेंट आउट कर देती है। फिर क्या होगा, तो फिर रिमेंबर जो इंडिपेंडेंट जो कंपनी बाय कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होंगी, उसमें वो प्रॉपर्टी IS 40 में जाएगी। जो ग्रुप स्टेटमेंट बन रही होगी उसमें वो IS 60 में जाएगी। ये पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, आप आर्ट में जाकर स्कूल से पढ़ लेंगे। तो ये हमारा स्कोप था जो इसमें चीजें आ रही होती हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही होंगी। ये एग्जांपल पेपर में पूछ लेता होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी। कोई भी लैंड जो आपने खरीदा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कि आप 10 साल 15 साल 20 साल रखेंगे, उसके बाद कीमत बढ़ेगी, वो बेचेंगे, ये लॉन्ग टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी ली है तो ये कहाँ जाएगी आपकी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रीट हो रही होगी। उसके बाद अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी ली है, यानी 1 साल में बेच देंगे, 6 माह में बेच देंगे, तो वो इसमें ट्रीट नहीं होगी, वो आपका इन्वेंट्री या ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस का आता है उसमें जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी आपने लैंड खरीदा है जिसका भी आपको फ्यूचर यूज पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है कि क्या नहीं करना, मतलब जमीन खरीद कर ली है, नहीं पता था तो फैक्ट्री यहाँ पे लगाएंगे, कैसे पैसे रखेंगे, इसको बेच देंगे। अगर उसका फ्यूचर यूज अनडिटर्मिन्ड है और आप उसको भी बेचना भी नहीं चाह रहे, मतलब शॉर्ट टर्म में बेचना भी नहीं चाह रहे और लंबा रखना चाह रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे लैंड को भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रीट कर रहे होंगे। उसके अलावा कोई बिल्डिंग जो एंटिटी ओन कर रही है, बिल्डिंग आपके पास और आपने लीज आउट की हुई है, किराए पे दी हुई है, रेंट पे दी हुई है, जिसका रेंट आपको आ रहा है, तो वो बिल्डिंग भी IS 40 में ट्रीट हो रही होगी। उसके अलावा एक बिल्डिंग आपके पास है जो खाली है और आप उसको लीज आउट कर सकते हैं, अभी किया नहीं कर सकते हैं, वो किराए वाली बिल्डिंग है, मतलब फ्लैट बनाया हुआ है, भी फ्लैट खाली है, तो वो फ्लैट जो होंगे वो भी इसमें ट्रीट हो रहे होंगे। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आप ऐसी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपने 10 मरले की बिल्डिंग लिया, वहाँ फ्लैट बनाना शुरू करेंगे, आप ज्यादा फ्लैट ही बनाएंगे, तो वो आप उसको एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की नीयत से लेके चल रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रीट हो रही होगी। अब कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें नहीं आएंगी ये देखना। देखिए जो नहीं आएंगी ना, ये 5 पॉइंट्स है, ये याद कर ले, इनके अलावा सारी इसमें आ रही होगी। अब जो इसमें नहीं आएंगी वो कौन कौन सी है, वो है जी, अगर कोई प्रॉपर्टी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है आपकी, वो इसमें आ जाएंगी, मतलब आपका बिजनेस मतलब रियाज है, मतलब रियाज है,
मौलाना रियाज भाई साहब जो है उनका बिजनेस क्या है? बेचना। अब उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है? इन्वेंट्री है, तो वो IS 40 में लेके नहीं चल सकता। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्शन में या डेवलपमेंट या बना ही इसलिए लिए हैं कि आप उसको खुद इस्तेमाल करेंगे, आप घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, तो वो इसमें नहीं आएगी। उसके अलावा आप एक प्रॉपर्टी इस तरह एक्वायर कर रहे हैं कि आप उसको फ्यूचर में जल्दी बेच देंगे, 2 सालों में, 1.5 सालों में, वो इसमें नहीं आएगी। उसके अलावा आप कोई प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं रीसेल के लिए, अभी डेवलप करेंगे, 2 महीने बाद, 3 माह बाद बेच देंगे, वो इसमें नहीं आएगी। आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं ऑनर ऑक्यूपेशन लेके, हम बनाएंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे, वो इसमें नहीं आएगी। यहाँ प्रॉपर्टी आपने ली है, रख ली है, लैंड लेके, आप बता रहे हैं मुस्तकबिल में हम यहाँ फैक्ट्री बना लेंगे, नियत यही है, तो वो भी इसमें नहीं आएगी। या आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे जो फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली ओनर ऑक्युपाइड हो जाएगी, वो भी इसमें नहीं आएगी। या आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं कि एम्प्लॉयज के लिए क्वार्टर बना देंगे, चाहे वो रेंट पे करें या ना पे करें, आप क्वार्टर बनाएंगे एम्प्लॉयज के लिए, वो भी इसमें नहीं आएंगे। या आपने जो प्रॉपर्टी रखी है जिसको बेचने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी इसमें नहीं आ रही होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, कल हम स्कोप पढ़ रहे थे, स्कोप हमारा कंप्लीट हो गया था कि क्या कुछ जो है वो हमारे स्कोप का पार्ट बनता है और क्या कुछ हमारे स्कोप में आएगा, वो हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि हमने रिकॉग्नाइज क्या करना है और हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, उसको हमने यहाँ पे देखना है। बिकॉज जो है हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर मिल गई है प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास अगर आ गई है, तो हम किस तरह उसको रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको देखना। अच्छा, यहाँ पे भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इब्तदाई तौर के ऊपर, बुनियादी तौर के ऊपर, जब फर्स्ट टाइम हमने प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया है तो किसके ऊपर करना है, किस वैल्यू पे करना है, एक तो हमारे पास वो होगा। और दूसरा होगा सब्सिक्वेंटली मेजर हमने कैसे करना है, सब्सिक्वेंटली हम उसको किस तरह से लेके जाएंगे, वो हमने क्या करना है, देखना है। तो हमारे पास 2 तरह के क्राइटेरिया होंगे, एक इनिशियल क्राइटेरिया, जब इनिशियल हम परचेज करके आगे हम कैसे लेके चलेंगे, और सेकंड होगा हमारे पास सब्सिक्वेंटली हमने किस तरह से उसको लेके जाना है। ये हमारे पास 2 क्राइटेरिया हैं जिसको हम लेके चलेंगे। अब ये बड़ा सिंपल है, जिस तरह से जब हम IS 16 में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, जो उसका क्राइटेरिया है ना रिकॉग्नाइज करने का, वो ही क्राइटेरिया बिल्कुल इसका है। जो IS 16 में प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करना क्राइटेरिया है, वही इसका है। कि जैसे हम IS 16 में हम कब रिकॉग्नाइज करते थे प्रॉपर्टी, जब हमें पता हो कि उसके फ्यूचर बेनिफिट्स जो है वो हमें आएंगे, हमें फ्लो होंगे, और जब कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रिलायबली मेजर हो सकती थी, उस वक्त हम क्या करते थे, हम उसको फिर रिकॉग्नाइज कर रहे होते थे कि ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब वो जो क्राइटेरिया हमने वहां पे पढ़ा था, एज इट इज वो क्राइटेरिया कहाँ पे अप्लाई होगा, IS 40 के लिए भी अप्लाई हो रहा होगा। तो जो ये चीज आसान हो गई है, जो IS 16 में पढ़ लिया वही हम कहाँ देख रहे हैं, वही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, वही हमारा यहाँ पे भी चल रहा है। तो ये चीज कॉमन हो गई है, इसके लिए हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अभी जो कॉस्ट जो आती है उसमें कौन कौन सा आएगी कॉस्ट, ये चीज आपने देखनी है कि जो इनिशियल कॉस्ट इनकर होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, या सब्सिक्वेंटली इनकर हो रही है, उसमें कोई रिवैल्यूएशन के लिए, कोई पार्ट रिप्लेस करने के लिए, प्रॉपर्टी को सर्विसेज वगैरह करने के लिए, वो इसमें आ रही होती है। उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग होगी या रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, रिमेंबर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी अगर रिपेयर के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जा रहे होंगे, उसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चीज बड़ी आपने याद रखनी है। वो आपको पेपर में गिवन करते हैं कि जी आपने ये सर्विसेज वगैरह कर रहे हैं, बैंक से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कुछ भी जो है अगर आपको गिवन करता है, तो रिमेंबर वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगी, वो इसमें नहीं जा रही होगी। इस चीज को आपने याद रखना है। उसके अलावा अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का पार्ट जो आप एक्वायर कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बनाई थी, दीवार तोड़ दी, तो दीवार नहीं बनवा रहे हैं, छत नहीं डाल रहे हैं, इस तरह का कोई काम वगैरह कर रहे हैं, तो ये रिप्लेसमेंट जो है ये क्या होगी, ये कैपिटलाइज होगी, ये पार्ट में जाएगी, आप इसे एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। दीवार तोड़ दी है, बाद में दीवार बनवा ली है, तो इसे क्या करेंगे, आप कैपिटलाइज करेंगे, इसे आप एक्सपेंस आउट नहीं कर रहे होंगे। उसके अलावा अगर कोई नया पार्ट आप लेके आए हैं, अगर वो जो बेसिक एसेट्स का रिकग्निशन क्राइटेरिया है, अगर उसको फुलफिल करता है, उसको मीट करता है, तो वो फिर क्या होगा, वो हमारा कैपिटलाइज होगा, उसे हम कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं कर रहे होंगे। क्लियर? आगे चलते हैं कि अब इनिशियल मेजरमेंट हम करेंगे कैसे, किस वैल्यू के ऊपर हम उसको लेके चलेंगे, किस वैल्यू पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो हम क्या करेंगे, उसको अब यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब इनिशियली जो भी हमारी कॉस्ट होगी, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, हम उसको इसके ऊपर ही क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, हम उसको उस वैल्यू के ऊपर लेके चल रहे होंगे। जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, आपने जी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, वो आपकी कॉस्ट है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कमीशन भी इतनी पे करी है, रेंट आपने इतना पे किया है, वो सारा कुछ क्या होगा, वो भी हमारे इसमें ऐड हो रहा होगा। अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज प्राइस, उसके अलावा डेप्रिसिएबल कॉस्ट, कमीशन, सब कुछ जो है ये क्या करेंगे, तो आपकी इनकम का पार्ट ये हम बना रहे होंगे। तो ये वही है जो IS 16 में हम पढ़ के आते हैं।
अब कॉस्ट कंपोनेंट्स में क्या होगा कि परचेज प्राइस क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, लीगल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, सारा कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। इनिशियली हम इस वैल्यू के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं, इसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल हम IAS 16 को यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहे हैं, कोई नई चीज जो है वो हम यहाँ पे नहीं देख रहे। गॉट इट? अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट किन या कौन सी चीजें जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएंगी, वो हमने यहाँ पे देखनी है। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी, वो चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो कॉस्ट है जो हम इसमें कभी भी ऐड नहीं कर रहे होंगे। वो कौन कौन सी है? जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है, इनिशियल रनिंग कॉस्ट होती है, इसमें आप अभी टेस्टिंग परफॉर्म करके इसमें आप देख रहे हैं कि क्या इसमें आना चाहिए, क्या इसमें नहीं आना चाहिए, वो स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो उसका पार्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा जो ऑपरेटिंग लॉसेस होते हैं कि अभी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तैयार नहीं हुई, प्लान लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी पे नहीं पहुंची, अभी तो कंस्ट्रक्ट हो रही है, आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप जो फ्लैट है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो फ्लैट अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सीढ़ी गिर गई है, दीवार गिर गई है, दीवार टेढ़ी होगी, इस टाइम पे जो ऑपरेटिंग लॉसेस आ रहे हैं वो कभी भी आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जो एबनॉर्मल वेस्टेज होगी कंस्ट्रक्शन में या डेवलपिंग में, वो भी कभी भी आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे होंगे। तो ये 3 तरह की कॉस्ट ऐसी हैं जो कभी भी हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब पेपर में आपको ये 3 नंबर का एमसीक्यू आ सकते हैं, पेपर में आपको ये 3 नंबर की या 4 नंबर की क्या हो सकती है, ये थ्योरी आ सकती है या सवाल गिवन करने के दौरान ये चीजें जो है ये कैपिटलाइज नहीं होनी, ये चीजें जो है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनी, तो बताएं। तो ये पेपर में पूछ सकता है, इसके लिए लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो है वो कैरी कर रहे होते हैं। ये चीज जो है इसको जरा आप देखना है कि ये वो 3 चीजें हैं जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रही होंगी। इज दैट क्लियर? सिर्फ इस अंग्रेजी के लिए, इसके लिए क्या किया जाता है, लोग जो है वो स्टैंडर्ड कैरी कर रहे होते हैं। इसको रीड करने बताएंगे प्रॉब्लम। हाँ जी, नेचुरल डिजास्टर से आप लैंटर डाल रहे थे, बारिश तेज आई, आपका घर बन रहा है हैदराबाद में, और हैदराबाद में ओले पड़ गए, 2-2 फुट के, दीवार टूट गई, अब वो नेचुरल डिजास्टर है ना, उसकी बात हो रही है। वो कभी आप उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब इनिशियल मेजरमेंट तो हमारे लिए बड़ी आसान है कि इनिशियली हमने किस तरह से मेजर करना है, किस तरह से हमें उसको लेके चलना है इनिशियली, वो हमारे लिए बड़ा आसान है, वो हमारे लिए बड़ा इजी है कि ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी वैल्यू है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सब्सिक्वेंटली हमने किस तरह चलना है, बाद में हम किस तरह लेके चलेंगे, वो चीज जो है हमने क्या करनी है यहाँ पर डिटरमिन करना। मतलब इनिशियली रिकॉर्ड कर लिया कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, मैंने आज एक फ्लैट जो है बिल्ड कर ली है, इनिशियली मैंने रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब सब्सिक्वेंटली मुझे कैसे करना है या सब्सिक्वेंटली हम उसे कैसे कैरी करेंगे, वो चीज हमने यहाँ पे लेके चलनी है। अब सब्सिक्वेंटली मेजर करने के 2 मॉडल हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और दूसरा है फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल हमने IAS 16 में पढ़ा होगा, पता है कौन सा? कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल बिल्कुल वही है एज इट इज जो हमने IAS 16 में पढ़ा है। मतलब क्या होगा, हमने इनिशियल किस अमाउंट के ऊपर, किस कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया, वो उसमें से हम लेस करते जाएंगे उस प्रॉपर्टी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी, और हम उस बुक वैल्यू पे लेके उसे कैरी करते जाएंगे। तो कैरिंग वैल्यू मॉडल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और अगर इसमें इम्पेयरमेंट वगैरह भी हो गई तो हम चार्ज करेंगे। रिमेंबर, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है जो IAS 40 में हम लेके चल रहे हैं, अगर हम उसे कैरी कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल के ऊपर, तो कॉस्ट मॉडल पे हम उसको लेके जाएंगे, तो हम उससे क्या करेंगे, उसके लिए हम इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो भी रिकॉर्ड करेंगे, वो भी हम डिटरमिन कर रहे होंगे। ये चीज याद रखनी है आपने। जैसे एक सवाल है, और 1 जनवरी ईयर 1 एंटिटी बी परचेज अ बिल्डिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। एक बिल्डिंग उन्होंने ली है, किस पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ली है। द बिल्डिंग कॉस्ट ₹1 मिलियन, बिल्डिंग कितनी कॉस्ट है, 1 मिलियन, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई है 10,000। The depreciable amount of the building component of the property at this date was 3 लाख, 3 लाख जो है वो depreciable amount है। लाइफ जो है 50 साल है। एट द एंड ऑफ ईयर 1 प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.3 मिलियन हो गई है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है क्या आएगा अंडर कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल पे हम किस पे लेके जाएंगे, वो चीज जो है वो हमने यहाँ पे देखनी है, वो चीज हमने यहाँ पे डिटरमिन करनी है। अब कॉस्ट मॉडल की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी, हमने 1 मिलियन की बिल्डिंग परचेज की, 10,000 हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुई, तो हमारी ये बिल्डिंग पड़ेगी 1,000,1 इसकी हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे इसकी डेप्रिसिएशन, तो 3 लाख इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी, 50 लाख थी, डिवाइड करें क्या जवाब आता है, बताएं क्या जवाब आता है, 6,000 आएगा ना।
6000 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। जो इसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, 106 1006 000 जो है तो इसकी कैरिंग वैल्यू बन रही होगी। तो हम इसको इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको इस वैल्यू पे लेके जा रहे होंगे। 4 ही लिखा क्या हो गया है, देखो साबित करो कहाँ 6 लिखा हुआ है, 4 ही लिखा हुआ है। अब सेकंड है दैट इज फेयर वैल्यू मॉडल। देखिए कॉस्ट मॉडल वही था जो आप IAS 16 में पढ़ के आए हैं, इसमें तो कोई किसी किस्म का चेंज नहीं है ना, ये तो क्लियर है ना। मतलब IAS 16 ही हमने यहाँ पे एप्लीकेट किया है, इसको समझने की, इसको अंडरस्टैंड करने की कोई जरूरत, कोई नीड नहीं है, ऐसे ही है। सेकंड मॉडल है फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल क्या है, नंबर 1 इस मॉडल में, ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल में क्या है कि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं फेयर वैल्यू के ऊपर। हम क्या करेंगे, एट एवरी ईयर एंड हम जाएंगे मार्केट में और पता करेंगे, डिटरमिन करेंगे कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है। जो भी फेयर वैल्यू होगी हम प्रॉपर्टी को उसके ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे, गेन आता है गेन आए, लॉस आता है लॉस आए। रिमेंबर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है तो हम कभी भी उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे, उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट, उसके ऊपर इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे। और ये जो है फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर वो इम्पेयरमेंट के स्कोप से बाहर होती है। अब फेयर वैल्यू होती क्या है, फेयर वैल्यू को आप अपने सादा अल्फाज में कह सकते हैं मार्केट वैल्यू, जो आपको मार्केट में कीमत मिल रही है एसेट्स की। अगर आप बात करें डेफिनेशन की, फेयर वैल्यू एक्सप्लेन क्या होती है, फेयर वैल्यू वो प्राइस है जिसके ऊपर आप अपने एसेट को बेचें, आपको आज के दिन वो एसेट की कीमत मिल जाए, या ये वो अमाउंट है अगर आपने अपनी कोई लायबिलिटी सेट ऑफ करनी है, जिस अमाउंट के ऊपर आपकी लायबिलिटी सेट ऑफ हो रही होगी, ये वो क्या है आपकी फेयर वैल्यू। मतलब मार्केट में आज की जो कीमत है, आज के दिन जो आपको कीमत मिल रही है, वो क्या कहलाती है, आपकी फेयर वैल्यू कहला रही होती है। अब जब हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चलेंगे तो हमें किस तरह लेके चलना पड़ेगा या किस स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम हर साल के एंड पे क्या करेंगे, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो फेयर वैल्यू होगी हम उसको जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर देंगे कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस वैल्यू के ऊपर जाके बैलेंस शीट में शो हो रही है। जो गेन आएगा, जो ये लॉस आएगा, वो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और क्योंकि हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट की नहीं है। मतलब अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं, ना तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ना ही हम इम्पेयरमेंट चार्ज कर रहे होंगे। और जो भी हमें गेन या लॉस आएगा वो हम कहाँ चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको लेके लिख रहे होंगे। गॉट इट। अब कुछ सिनेरियोज हैं कि अगर फेयर वैल्यू हम मेजर ना कर पाए, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें हम प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर पाते, प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते, डिटरमिन नहीं हो पाती, तो उसमें फिर हमारी अप्रोच क्या होगी। उसमें पहला सिनेरियो आता है हमारे पास कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप फ्लैट जो है या जो भी आप बना रहे हैं प्लाजा, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो मेजर नहीं हो सकती। तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप रिलायबली मेजर नहीं कह सकते और आपको लग रहा है पता कि जब वो कंप्लीट होगा तब ही हम उसको मेजर कर पाएंगे, तो जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा, जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा तो हम उसे किस पे मेजर करेंगे, हम उसको उसकी कॉस्ट के ऊपर क्या करेंगे, मेजर कर रहे होंगे। जब वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी बिल्डिंग, फिर हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू उसकी रिलायबली मेजरेबल है या नहीं। अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो जाए और बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसको फेयर वैल्यू पे ले जाएंगे। लेकिन जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा, जब तक वो तमीर हो रहा है, जब तक वो बन रहा है, हम उसको किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये क्लियर है। उसके बाद है कि अगर कोई भी नेशनल प्रॉपर्टी है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी तो है बट अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, बन चुकी हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन का तो हमने पढ़ लिया। अब वो जो हमने अभी देखी है, जो कंस्ट्रक्टेड नहीं है, बन चुकी हुई है, अगर उसकी हम फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पा रहे या हम उसको रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको IAS 16 के ऊपर ही रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन फिर हम उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो हम क्या ज्यूम करेंगे, 0 ज्यूम कर रहे होंगे कि कोई भी इसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कंप्लीटेड है लेकिन उसकी फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो सकती, वो चल भी रही है, तो वो हम उसको कॉस्ट मॉडल पे ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उस प्रॉपर्टी की जो स्क्रैप वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे, एज्यूम 0। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे, वो हम 0 एज्यूम करके बैठे होंगे। और हम उसको फ्यूचर में भी क्या करेंगे, हम उसको फ्यूचर में भी इसके ऊपर ही लेके चल रहे होंगे। ये क्लियर है पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपसे वो
सिनेरियो में पूछेगा, आपको कॉम्प्लेक्स केस गिवन करेगा, उस कॉम्प्लेक्स केस में गिवन होंगे, किसी की फेयर वैल्यू गिवन होगी, किसी की फेयर वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो आपने इस तरह से इसको लेके चलना है। अब कोई ऐसी है एंटिटी या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको प्रीवियसली हमने मेजर किया था फेयर वैल्यू के ऊपर, बट अब उसकी फेयर वैल्यू जो है वो डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है, देन जब तक हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देंगे या हम उसको उसी फेयर वैल्यू पे लेके चलेंगे, जब तक वो डिस्पोज नहीं हो जाती, जो हमने फेयर वैल्यू रखी हुई है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट से उसकी प्राइस को कंपेयर करते जाएंगे। अगर मार्केट प्राइस जो है कंपेरेबल है हम उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे, अदरवाइज जो हमने उसकी वैल्यू रिकॉर्ड की थी प्रीवियसली हम उसके ऊपर क्या करेंगे, जब तक वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है हम उसको उसी वैल्यू के ऊपर उसी अमाउंट के ऊपर क्या करेंगे, कैरी कर रहे होंगे। ये 3 सिनेरियोज हैं, ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर फेयर वैल्यू लाइब्रेरी मेजर ना हो रहा हो तो कॉस्ट पे कब चलेगा, फेयर वैल्यू पे कब चलेगा, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्या होगा, प्रॉपर्टी का कंप्लीट है क्या होगा, और अगर हम उसको डिटरमिन कर ही नहीं सकते तो फिर क्या होगा, ये चीज हमने यहाँ पर देखनी है। गॉट इट। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। IAS 40 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये सिनेरियोज बनते ही इसके हैं कि अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी को तो हम कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब ट्रांसफर का मतलब क्या है कि पहले आपने प्रॉपर्टी जो है थी वो IAS 16 में रिकॉर्ड की हुई थी, आप कहते नहीं अब मुझे उसको यूज नहीं करना, मैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए लेके जा रहा हूँ IAS 40 में, कैसे लेके चलेंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी जो आपकी इन्वेंट्री में थी, IAS 2 में थी, आप उसको यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, क्या वैल्यूज होंगी, या आप IAS 40 से वापस यहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं या यहाँ पे, या तो ये ट्रांसफर ये सारा कुछ किस तरह से होगा, ये सब कुछ क्या करना है हमने यहाँ पे डिटरमिन करना सीखना है। तो ट्रांसफर के लिए अब 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं कि IAS 40 किसके ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, IAS 40 हम कॉस्ट मॉडल पे लेके चल रहे हैं या IAS 40 हम फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके चल रहे हैं, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम सारा ट्रांसफर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर IAS 40 जो है वो हमने कॉस्ट मॉडल के ऊपर रिकॉर्ड किया, ये ट्री बस समझ लें आपका स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। आपने IAS 40 किसके ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ था, कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड किया हुआ था, और अब आप चाह रहे हैं कि मैंने जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पस के रखी हुई थी आप खुद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप 40 से उठा के कहाँ जाना चाह रहे हैं, 16 में जाना चाह रहे हैं, या 40 से उठा के IAS 2 में जाना चाह रहे हैं, दैट इज योर। तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए जिस डेट पे ट्रांसफर हो रहा है, नॉर्मली ये ईयर एंड होता है, ईयर एंड पे जो कैरिंग वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, ट्रांसफर वैल्यू जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, अगर आप उसको IAS 16 ले गए हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है उस डेट की कैरिंग वैल्यू डेबिट हो जाएगा, और IAS 40 जो है उस डेट की कैरिंग वैल्यू से हम क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे, कि हमारा ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हो गया। और अगर आपने IAS 40 को फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप 40 से उठा कहाँ चले जाएं, आप IAS 16 में चले जाएं या आप IAS 2 में चले जाएं, फिर क्या होगा, फिर उस डेट जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है उस डेट की जो फेयर वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, फेयर वैल्यू आपकी ट्रांसफर वैल्यू जो है वो कंसिडर हो रही होगी। मतलब जिस दिन ट्रांसफर किया है उस डेट के ऊपर जो फेयर वैल्यू है उसके ऊपर ही आप ट्रांसफर करेंगे। तो आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे उस फेयर वैल्यू के ऊपर, आपके IAS 40 उस डेट की जो कैरिंग वैल्यू उस पर क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी, जो रेलेवेंट गेन या लॉस आ रहा होगा आप उसे क्या कर देंगे, आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब फेयर वैल्यू जो है वो होगी ओल्ड, जिस पे ट्रांसफर जो जिस पे आप उसको रिमूव करेंगे, जिस पे न्यू रिकॉर्ड करेंगे वो होगी आपकी न्यू फेयर वैल्यू, जो रेलेवेंट गेन या जो रेलेवेंट लॉस होगा उसको आप क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये ट्री है, मतलब ये टेबल है, इस टेबल को अगर आप याद कर लें तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, ये अब टेबल का कह रहा है कि हम ट्रांसफर कर किससे रहे हैं और ट्रांसफर करना किसमें। मतलब एक प्रॉपर्टी जो है थी वो हमने IAS 40 में रिकॉर्ड की थी, अब हम उसको IAS 16 में लेना चाह रहे हैं, हम कहेंगे हम खुद इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे, तो फिर जो फेयर वैल्यू होगी एट अ चेंज ऑफ यूज वही क्या होगी, फ्यूचर में उसकी कॉस्ट बन जाएगी, तो फ्यूचर में हम इस पे लेके चलेंगे। अगर आप IAS 16 से 40 में लेके जाना चाह रहे हैं तो जो IAS 16 पे उस डेट के ऊपर फेयर वैल्यू है जो WDV होगी वही क्या बन जाएगी, इसके लिए आपकी बन रही होगी। अगर आप उसको जा रहे हैं बेचने के लिए तो जो उस दिन फेयर वैल्यू होगी वो इन्वेंट्री की बन जाएगी, और आप इन्वेंट्री से यहाँ आना चाहते हैं तो जो उस दिन वैल्यू होगी वो आप उसको इस कॉस्ट के ऊपर लेके चल रहे हैं। मतलब ये टेबल जो है आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टेबल में क्योंकि इसमें सिनेरियो से 4 ही पॉसिबल है, आप 40 से 16 पे जा रहे हैं या 16 से 40 पे आ रहे हैं या 40 से IAS 2 पे जा रहे हैं, IAS 2 से वापस 40 पे आ रहे हैं, ये 4 सिनेरियोज ही पॉसिबल है। अगर ये 4 सिनेरियोज आपको समझ आ जाते हैं, इससे मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं है, यही जाके स्टैंडर्ड आप एडवांस में भी रेप्लिकेट कर रहे होते हैं इन्हीं 4 सिनेरियोज पे कि कौन सा किस तरह से हम उसको लेके चल रहे होंगे। ये क्लियर है। उसके बाद है डिस्पोजल। अगर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दें फिर क्या होगा, ये लास्ट चीज है हमारी स्टैंडर्ड में, अगर हम डिस्पोज कर दें तो फिर अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो यानी जब उसको डिरिकॉग्नाइज करते हैं तो रेलेवेंट गेन या रेलेवेंट लॉस जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है।
जब भी हम करेंगे इसको रिकॉग्नाइज तो रेलेवेंट गेन या रेलेवेंट लॉस जो है वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और गेन या लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, जो हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। जो हमारे पास सेल प्रोसीड्स होंगी, जो हमें अमाउंट हासिल हो रही होगी, हम वो पकड़ेंगे। उसमें से जो कैरिंग वैल्यू या जो फेयर वैल्यू होगी इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, वो हम लेस करवाएंगे, तो मेरे पास रेलेवेंट गेन या लॉस आ जाएगा। और वो गेन या लॉस जो है तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, उस वक्त रिकॉग्नाइज कर देंगे जब वो हमारे पास इस्तेमाल में नहीं रहेगी, या जब हम उसको कहीं और जाकर इस्तेमाल कर रहे होंगे। स्टार्ट क्लियर? ये वही है जो हमने डिस्पोजल उसमें पढ़ा था IAS 16 में। कल हम इसके सवाल कर रहे होंगे पास पेपर्स पे, आपको मजीद बेहतर तरीके से समझ आ रही है कि अभी हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, जनरल एंट्रीज में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। अब वो IAS 40 करना है, IAS 40 करते जरा बेहतर वही है, लेकिन आप प्रॉपर लिखिएगा। अब आगे आपके रह गया इसका डिस्पोजल, ओ सॉरी डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर इसका बड़ा छोटा सा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्क्लोजर। इसको आपने डिस्क्लोजर का 2-3 दफा रीड करना है। आई ट्राई कि मुझे कोई डिस्क्लोजर का सवाल मिल जाए और मैं आपको इसका सवाल करवा दूं डिस्क्लोजर का, बट आई गेस पेपर में पूछ सकता है। तो IAS 16 और अगर IAS 40 को कंबाइन करेगा तो वो इसका कंबाइन क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है डिस्क्लोजर का, कि अब जी बताएं डिस्क्लोजर। और चांसेस ये हैं कि मल्टीपल आपको प्रॉपर्टीज गिवन कर देगा, कुछ IAS 16 में होंगी, कुछ IAS 40 में रिकॉर्ड हो रही है, तो कंबाइंड डिस्क्लोजर पूछ सकता है। तो डिस्क्लोजर में क्या कुछ आएगा वो हमें देखना है। डिस्क्लोजर में कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम चाहे फेयर वैल्यू पे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे हम कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमने लिखनी है। क्या हम बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी के लिए हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल होगा वो बताएंगे, जिसके लिए कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल हो रहा होगा वो बताएंगे। फिर मेथड बताएंगे और असम्पशंस की, अगर हम फेयर वैल्यू के ऊपर है तो फेयर वैल्यू के ऊपर हमने जाने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, वैल्यूएशन कहाँ से करवाई है, असम्पशंस हमारी क्या है, वो जो है हम क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। उसके अलावा कि हमें बताएंगे कि जो हमने वैल्यूएशन करवाई है किस एक्सटेंट तक वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से, क्वालिफाइड वैल्यू से हमने क्या की है, हमने रिकॉर्ड करवाई है, उसको देखेंगे। फिर अमाउंट्स कौन सी हमारी इनकम रिकॉर्ड की है, कितना हमने फेयर वैल्यू पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है वो बताएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हमें कितनी रेंटल इनकम हासिल हुई है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं वो बता रहे होंगे। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई इनकम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, कोई प्लेज वगैरह हमने करवाई हुई है तो वो बताएंगे। फिर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशंस हैं, परचेज का, सेल का, इसी तरह का भी कंस्ट्रक्शन का, वो भी हम बता रहे होंगे। तो ये है हमारे जनरल डिस्क्लोजर जो हम हर हाल में गिवन करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर, या इन्हें हम सर्कमस्टांशियल डिस्क्लोजर भी कह रहे होते हैं। अब ये एडिशनल डिस्क्लोजर कौन से हैं कि अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एंटिटी है, ये चीजें बताएंगी। ये कुछ चीजें हैं ये फेयर वैल्यू मॉडल के साथ हमें बतानी पड़ेगी। कौन कौन सी? हमें रिकंसिलिएशन बतानी पड़ेगी कि कैरिंग वैल्यू की ओपनिंग में और क्लोजिंग में क्या रिकंसिलिएशन आई है, ओपनिंग हमारे एसेट्स कितने थे, एडिशंस कितनी की हैं, डिस्पोजल कितनी की है, नेट गेन नेट लॉस कितना हुआ है, ट्रांसफर 40 से 16, 40 से उधर, उधर से इधर कितने आए हैं। ये सब कुछ हम एक स्केड्यूल बना के एसेट्स का ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर और क्लोजिंग बैलेंस हम क्या करेंगे, इसको शो कर रहे होंगे। और वो तमाम प्रॉपर्टीज जिनकी हम फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर पाए रिलायबली, उन्हें हमने कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड किया है, उसके लिए हम बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज जिसकी ट्रेंड क्या थी, हम फेयर वैल्यू डिटरमिन क्यों नहीं कर पाए, एस्टिमेट्स बताएंगे कि फेयर वैल्यू इसकी लाइकली कितनी हो सकती है, और अगर हम इसको डिस्पोजल करें तो क्या वैल्यू हमें मिल सकती है। ये चीजें जो है हम 3-4 यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। उसके अलावा अगर हम सिर्फ सिर्फ कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, बताएंगे डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, यूजफुल लाइफ क्या है, ग्रॉस अमाउंट मतलब ओपनिंग कैरिंग वैल्यू, फिर ओपनिंग ग्रॉस कॉस्ट, क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू, क्लोजिंग ग्रॉस कॉस्ट जो है ये हम बता रहे होंगे। फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताएंगे, ओपनिंग कितनी थी, एडिशन कितनी की, डिस्पोजल कितना किया, ट्रांसफर इन कितना हुआ, ट्रांसफर आउट कितना हुआ, अदर चेंजेस वगैरह, ये सारा कुछ हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और जब कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि इन प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू क्या थी, मतलब कर तो रिकॉर्ड कर रही है बट हम ये एस्टिमेट गिवन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या थी, और जिस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती तो उसकी रीजन इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन क्यों नहीं हो सकती, ये सब कुछ हम गिवन करेंगे। तो ये एडिशनल डिस्क्लोजर है जो इसके ऊपर हम लेके चल रहे होते हैं। सो दिस वाज जो हमारा सारे का सारा यहाँ पे एंड होता है। जी जनाब, चलें जी सवाल करते हैं हम IAS 40 के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कुछ और देखते हैं इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम किसी को है कि नहीं। पहला सवाल है, हाउ द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 अंडर कॉस्ट मॉडल एंड अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। हमने बताना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जी, ऑन 1 जनवरी ईयर 1 एंटिटी P परचेज अ बिल्डिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। द बिल्डिंग कॉस्ट ₹1 मिलियन विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹10,000। बिल्डिंग की हमें कॉस्ट कितनी पड़ी है 1 मिलियन की, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है हमारी 10,000। हमें पता है कि ये भी जो है हमारा जिसका पार्ट बनेगी, बिल्डिंग का पार्ट जो है बन रही होगी। फिर द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट
ऑफ द प्रॉपर्टी एट दिस डेट वाज 3 लाख। ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है। व्हाट डज इट मीन कि मतलब जो हमारे पास कॉस्ट थी, कॉस्ट में से अगर हम स्क्रैप वैल्यू लेस करवा दें तो मेरे पास आती है डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिसको हम लाइफ के ऊपर डिवाइड करते हैं, रेट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। उसने हमें डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी दी हुई है, 3 लाख की गिवन की हुई है, और प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी है हमारे पास 50 साल है। कहते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 1 द प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू हैड राइजन टू 1.3 मिलियन। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो गई है, 1.3 मिलियन हो गई है। रिक्वायरमेंट है हाउ द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 अंडर कॉस्ट मॉडल और अंडर फेयर वैल्यू मॉडल किस तरह प्रेजेंट करेंगे। देखें जी, हम जो है हम अंडर कॉस्ट मॉडल जो है चीज़ों को क्या करके आ चुके हुए हैं, सीख के आ चुके हुए हैं कि अंडर कॉस्ट मॉडल हमारी किस तरह चल रही होती हैं चीज़ें। कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास एसेट की कॉस्ट होगी उसमें से जो भी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास उसकी बुक वैल्यू जो है वो आ रही होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरा एसेट शो होगा 1.01 मिलियन का, बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एसेट कॉस्ट का पार्ट बनती है। अब इसकी डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी 3 लाख, डिवाइड किया 50 से तो मेरे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी, और वो कितनी बनेगी, इट विल बी 6000 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन होगी। हम इसको इसमें से क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे, और जो ये रिपोर्ट होगी डैट विल बी 1004,000, ये हमारी बुक वैल्यू होगी। हम इसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे अंडर बुक वैल्यू मेथड के तहत। और अगर हम बात करें अंडर फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो फेयर वैल्यू पे जो ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू होती है हम हमेशा इसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू क्या है, 1.3 मिलियन, हम इसको 1.3 मिलियन का क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये दो अप्रोचेज हैं, अंडर कॉस्ट मॉडल और अंडर फेयर वैल्यू मॉडल, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे हो सकते हैं। गॉट इट। और अगर आप फेयर वैल्यू गेन निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। गेन जो है ये पार्ट बनेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपकी अब ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितनी है, 1.3 मिलियन, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1,010,000। तो गेन कितने का आया आपके पास, 2,90,000 का। दैट इज अ गेन फॉर यू, इसे आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद है अगला सवाल, विक्टोरिया ओन्स सेवरल प्रॉपर्टीज एंड हैज अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। 31 दिसंबर उसका ईयर एंड है। वेर एवर पॉसिबल विक्टोरिया कैरीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल। अगर पॉसिबल है तो किसमें लिखनी है, उसने फेयर वैल्यू मॉडल के तहत अपनी प्रॉपर्टीज को रिकॉर्ड करना है। कहते थे प्रॉपर्टी 1 वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी ईयर 1। जो प्रॉपर्टी 1 थी वो 1 जनवरी ईयर 1 पे परचेज की गई, और उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1 मिलियन थी, कंप्राइजिंग रुपीज 5 लाख फॉर लैंड, 5 लाख का लैंड था, और 5 लाख की बिल्डिंग थी। बिल्डिंग की लाइफ जो है जो 40 ईयर्स है, और विक्टोरिया इस प्रॉपर्टी को एज अ हेड ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसके ऊपर हेड ऑफिस के तौर के ऊपर हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। फिर प्रॉपर्टी 2 एक्वायर्ड मैनी ईयर्स अगो फॉर रुपीज 1.5 मिलियन फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। ये किस पर्पस के लिए ली है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए। 31 दिसंबर ईयर 7 को उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 2.3 मिलियन। ईयर 8 के ऊपर उसकी फेयर वैल्यू जो है वो कितनी है, 2.7 मिलियन, और प्रॉपर्टी की यूजफुल लाइफ कितनी है, 40 ईयर्स है। फिर प्रॉपर्टी 3 वाज एक्वायर्ड ऑन 30 जून ईयर 2। कितने के लिए, 4 रुपीज 2 मिलियन की, फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। The directors believe that the fair value of this property was 3 million on December year 7 में यकीन है इतनी फेयर वैल्यू है, 3 मिलियन है, और 3.5 मिलियन ईयर 8 पे। However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be corroborated. प्रॉपर्टी अलग किस्म की है और ये फिगर एक्यूरेट वगैरह नहीं है, हम इसको चेक नहीं करवा सकते। This property has a useful life of 50 years. लाइफ कितनी है इसकी, 50 साल इसकी लाइफ है। Requirement है for each of the above properties briefly state how it would be treated in the financial statement of Victoria for 31 दिसंबर 2000 ईयर 8, आइडेंटिफाइंग एनी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। और इसका कोई प्रॉफिट के ऊपर या इसका कोई प्रॉफिट लॉस के ऊपर इम्पैक्ट होगा वो हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और प्रोड्यूस एन एनालिसिस ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर विक्टोरिया फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 8 शोइंग ईच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज सेपरेटली, टोटल कॉलम नॉट रिक्वायर्ड। ये इसने हमें सवाल गिवन किया है। ये सवाल क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए ये सवाल है और इसको हमने अब सॉल्व करना है। देखिए साफ सीधी बात है, पहली बात है कि हमने प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करना है, कौन किसके लिए इस्तेमाल हो रही है।
देखें जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है दैट इज यूज्ड एज अ हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस की बात हो रही है तो ये किस में इस्तेमाल होगी, ये हमारी आएगी IAS 16 में। इसमें हम क्या करेंगे, हम उसकी कॉस्ट, उसमें से जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो लेस करवाएंगे, और हम किसके ऊपर शो कर रहे होंगे, जो हमारी बुक वैल्यू होगी हम उसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, इसको शो कर रहे होंगे। ठीक है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर। प्रॉपर्टी 2 जो है और उसने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए लेके रखी है, तो हम इसे किस पे शो करेंगे, हम इसको IAS 40 के तहत रिकॉर्ड करेंगे। अब चूंकि इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है तो हम जिस पे रिकॉर्ड करेंगे, जो ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू है वो है 2.7 मिलियन, हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। और इस साल क्योंकि इसकी वैल्यू में इंक्रीज आया है, 2.3 से बढ़ के 2.7 पे गई है, तो जो 0.4 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन होगा हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। प्रॉपर्टी 3 ये भी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए रखी गई है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते कितनी है और कितनी नहीं है। जब मेरे पास फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो फिर हम क्या करते हैं, द सिंपल इज दैट केस कि हम उसकी कॉस्ट और उसमें से जो उसकी डेप्रिसिएशन होगी वो लेस करवाएंगे, और हम उसे किस पे शो कर रहे होंगे, बुक वैल्यू पे शो कर रहे होंगे। तो ये वाली अंडर IAS 16 आएगी बट बुक वैल्यू, ये वाली अंडर IAS 40 आएगी बट ये भी किस में आएगी, हमारी बुक वैल्यू में शो हो रही होगी, और ये जो है वो हमारी अंडर IAS 40 का पार्ट जो है बन रही होगी, बट ये किस में होगी, फेयर वैल्यू में होगी। तो सिंपली बता दिए कि प्रॉपर्टी 1 हेड ऑफिस है, इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, PP का पार्ट बनेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हम इसको किस पर लेके चलेंगे, फेयर वैल्यू पे लेके चलेंगे, जो गेन है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। और थर्ड भी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसे किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो पहले का तो ये जवाब बनता है कि प्रॉपर्टीज हमने किस तरह किस वैल्यू के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है। फिर आगे से हमारे पास के उसने कहा है कि हमने एनालिसिस बताना है कि बताएं जी ओपनिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, क्लोजिंग वैल्यू क्या थी, क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है, इसका हमने एनालिसिस बताना है। तो इसके लिए सिंपल जो हम फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाते हैं ना, वो आपने बनाना है। सिंपल जो फिक्स एसेट स्केड्यूल है वो बनाएं, जो हम बना के सीखते आए हैं। आप PPE का अलग बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अलग बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो फेयर वैल्यू मॉडल पे होगी वो अलग होगी, जो कॉस्ट मॉडल पे होगी वो अलग होगी। अगर PP की बात करें तो ओपनिंग जो वैल्यू थी वो लेंगे। अब ओपनिंग वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 मिलियन थी, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी 1 मिलियन की, ये भी आ गई। फिर हम क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। अब चूंकि 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, इसमें से 5 लाख की बिल्डिंग है और लाइफ 40 साल है, तो क्या करेंगे, 5 लाख को 40 पर डिवाइड किया, ये फॉर द ईयर जो है वो क्या आ गई, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द कितनी आ गई, 12.5। क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी 7 साल से चला रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर थी, हर साल की डेप्रिसिएशन 12.5 ही है। 7 से मल्टीप्लाई किया तो ओपनिंग डेप्रिसिएशन मिली कितनी बनती है, 87.5। 87.5 प्लस 10.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग कॉस्ट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करवाएंगे, मेरे पास क्या रही कैरिंग अमाउंट। तो ये वो सेम स्केड्यूल है जो हम कहाँ पे बनाना सीख के आए हैं, जो हमने IAS 16 में सीखा है बनाने के लिए, वही हम क्या कर रहे हैं, इसमें बनाना सीख रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा चेंज वगैरह नहीं है। फिर अगर आते हैं हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, तो प्रॉपर्टी 2 जो है वो फेयर वैल्यू पे आ रही है। तो जो फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग फेयर वैल्यू, क्लोजिंग में कितनी फेयर वैल्यू, अगर गेन हुआ है तो गेन लिख देंगे, अगर लॉस हुआ है तो लॉस लिख देंगे। फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसका भी हमें नहीं पता कि फेयर वैल्यू पे नहीं जानी, वो जानी है कॉस्ट मॉडल पर। हमने ये ईयर एंड पे ली थी 30 जून पे, 30 जून ईयर एंड पे हमने ली थी। तो अगर हम इसको डेप्रिशिएट करना चाहें तो ये भी कॉस्ट मॉडल पे आएगी, ओपनिंग कॉस्ट क्लोजिंग कॉस्ट सेम रहेगी। ठीक है, अब उसने हमें बता दी है कि इसकी लाइफ भी कितनी है, 50 साल है, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। 2000 इसकी कॉस्ट है, तो उसको 50 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर द कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब देखें यहाँ आपने 30 जून पे ली थी ईयर 2 के मिड पे, तो ईयर 2 का हाफ चली है, आधा साल। फिर ईयर 3, 4, 5, 6, ईयर 3, 4, 5, 6, 7, तो 5.5 साल प्रॉपर्टी आपने अपने पास रखी है। तो आपकी पर ईयर डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड 40 आती है, आप इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीवियस जो आपके पास 5.5 साल की ओपनिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो कितनी होगी, 220। ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन आ गई, ये फॉर द ईयर कैलकुलेट की, ये आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी। तो जिस तरह से हम IAS 16 का फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाते आए हैं, सेम उसी तरह से उसी वे में हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए भी सेम स्केड्यूल बना रहे होते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली वगैरह नहीं होती। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखते हैं
अब ये ट्रांसफर्स के केसेस हैं कि जब हमने ट्रांसफर करना है तो गेन कैसे लिखना है, हमने लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, हम उसकी जो है वो हमने जो है सारा कुछ यहाँ पर देखना है, गेन कैसे निकालेंगे और लॉस हम किस तरह निकाल रहे होंगे। कहते हैं जी रिक्वायरमेंट है, जर्नल एंट्री पास करनी है, ईयर एंड है हमारे पास 31 दिसंबर 2019 के लिए। कहते हैं एंटिटी ए हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू ₹4 मिलियन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, किस पे लिखी हुई है, फेयर वैल्यू पे, क्या है 1 मिलियन, ऑन 1 जनवरी 2019 को, विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, लाइफ कितनी 10 साल, और एंटिटी उसको इस्तेमाल कर रही है फेयर वैल्यू मॉडल पे IAS 40 पे। ऑन 30 जून 2019 इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन कीपिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। फैसला क्या हुआ है कि मेरी बिल्डिंग जो IAS 40 में इस्तेमाल हो रही है उससे कहाँ पे इसको फेंक दिया जाए, IAS 16 में उसको मूव कर दिया जाए। और जिस दिन हम उसको मूव करने जा रहे हैं उस दिन फेयर वैल्यू कितनी है, 1.2 मिलियन है। ओके, एंटिटी ए यूजेस कॉस्ट मॉडल अंडर IAS 16। जब IAS 16 की बात करते हैं कॉस्ट मॉडल पे जाएगी, और ईयर एंड के ऊपर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है, दैट इज अप टू 1.3 मिलियन। हमने करनी है इसको रिकॉर्ड करना है। ट्रांसफर भी है, वैल्यूएशन भी है, इस तरह की चीजें जो है वो हमें पेपर में आ रही होती हैं। ट्रांसफर के लिए हम ये रूल पढ़ के आ चुके हैं, जो डेट ऑफ ट्रांसफर होगी, ये हमने बड़ा डिटेल में रूल पढ़ा है, डिस्कस भी किया है और टेबल भी बनाया हुआ था। जो डेट ऑफ ट्रांसफर के ऊपर फेयर वैल्यू होगी वही क्या होगी, इसके लिए कॉस्ट जो है बन रही होगी। तो अब डेट ऑफ ट्रांसफर है हमारे पास 30 जून, क्या है 30 जून। अब देखिए ओपनिंग 1 जनवरी 19 के ऊपर मेरे पास है फेयर वैल्यू 1 मिलियन। 30 जून को जब ट्रांसफर करना जाता हूं, मार्केट से वैल्यू पता करता हूं, वो तो हो गई है 1.2 मिलियन की, वैल्यू में हो गया इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है ये मेरा क्या है, फेयर वैल्यू गेन है। तो फेयर वैल्यू गेन जब होगा तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें फेयर वैल्यू गेन के ऊपर जो है एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या कि जब मैंने कहा फेयर वैल्यू पे तो मैंने इसको फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है, जिसकी वजह से अब मैं अपनी प्रॉपर्टी को 1.2 मिलियन का रिकॉर्ड करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी 2 लाख से, और ये इन्वेस्टमेंट इनकम गेन ये क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से। तो ये मेरे पास किसकी एंट्री हो जाएगी, फेयर वैल्यू की एंट्री जो है पास हो रही होगी। तो पहली एंट्री जो है वो तो हमने करनी होती है ये वाली। अब ट्रांसफर हो गया, इस डेट के ऊपर हमने कर दिया ट्रांसफर। अब ट्रांसफर हो गया तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी क्रेडिट, बिकॉज हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल दिया, और पीपी में ले गए तो पीपी मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 1.2 मिलियन से। अब हमने क्या करना है, इसको 31 दिसंबर आ गया कॉस्ट मॉडल पे। अब जो कॉस्ट मॉडल पे आ गया 31 दिसंबर को हमने क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना है। अब मैं इसको कितने का रिकॉर्ड किया है, कॉस्ट के ऊपर 1.2 मिलियन के ऊपर। अब ये आया है ईयर एंड के ऊपर, इसकी लाइफ कितनी थी मेरे पास, 10 साल थी। अब ट्रांसफर हुआ 30 जून को, रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है मेरे पास, रिमेनिंग लाइफ मेरे पास बची है 9.5 साल। हम ये पढ़ के आ चुके हुए हैं, हम हमेशा रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ पे ही डिवाइड करते हैं। टोटल लाइफ मेरे पास कितनी थी, 10 साल की थी। आधा साल इस्तेमाल किया अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर किया लाइफ कितनी है रिमेनिंग मेरे पास, 9.5 साल है। 9.5 पर डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगी फुल ईयर डेप्रिसिएशन। अब चूंकि ये तो जुलाई से लेके दिसंबर तक डेप्रिसिएट होनी है, इसको 6/12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इस रेलिवेंट पीरियड की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। ठीक है तो ये हम एंट्री पास करेंगे। अब चूंकि उसने हमें बता दिया है कि ये कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रही है, तो जो ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। अगर होती तो मैं इसको फेयर वैल्यू के ऊपर लेकर चल रहा होता, बट नाउ दैट विल बी इररेलेवेंट। ये क्या होगी, इररेलेवेंट कंसीडर हो रही होगी। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं। रिक्वायरमेंट है कि हमने इसकी जनरल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। ईयर एंड है हमारे पास 31 दिसंबर 2019। एंटिटी बी हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू 1 मिलियन की ऑन 1 जनवरी 2019 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। एंटिटी बी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40। कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल। ऑन 30 जून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डेवलप द प्रॉपर्टी एंड यूज इट फॉर सेल ऑफ प्लॉट्स। देखिए सेल ऑफ प्लॉट्स की बात करेंगे तो ये किसका पार्ट बन जाएगी, ये हमारे IAS 2 का पार्ट बन जाएगी, इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी। एट दिस डेट फेयर वैल्यू वाज रुपीज 1.2 मिलियन, और डेट किया उसकी 1.2 मिलियन थी। ऑन 31 दिसंबर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज टू 1.3 मिलियन। अब देखिए साहब, ये आपने जब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल देखना है ना, अब देखिए ICAP में अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सवाल बड़े ज्यादा आ रहे हैं, और एग्जामिनर को उसको लग गया पता कि बच्चों का ये वाला एरिया जो है वो स्ट्रगलिंग एरिया है, उसने आपको रगड़ना, साफ सीधी बात है, उसने जो है वो क्या करना है, आप लोगों को इस एरिया में रगड़ा लगाना है। देखिए असूल जो है ना वो याद रखना है। देखिए जब भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, और अगर वो प्रॉपर्टी IAS 40 का पार्ट बन रही है, तो रिमेंबर आपने देखना है मॉडल कौन सा है। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है ना, फिर कहानी अलर्ट, फिर कोई भी चीज हो रही है, फेयर वैल्यू मॉडल आपने लेके चलनी है।
अब उसे प्रॉपर्टी ली 1 जून को कितने की, 1 मिलियन की। 30 जून को ट्रांसफर कर रहे हैं और फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी कितनी होगी, 1.2 मिलियन की। जब ट्रांसफर्स होंगे, जब हम ट्रांसफर करेंगे, अब ट्रांसफर बेशक 16 से हो, बेशक IS40 से ट्रांसफर हो, बेशक टूवर्ड IAS16 हो, बेशक टूवर्ड IAS2 हो, कहीं भी ट्रांसफर हो रहा हो, रिमेंबर उस डेट की, और ये वहां लेक्चर में भी बताया हुआ है आपको, जो आपका डेट ऑफ ट्रांसफर होगा, डेट ऑफ ट्रांसफर की फेयर वैल्यू जो है वो इन लोगों के लिए क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट वगैरह जो है ट्रीट हो रही होगी। अब देखिए डेट ऑफ ट्रांसफर फेयर वैल्यू कितनी है, 1.2 मिलियन। हमने कितने का लिया, 1 मिलियन का। तो पहले क्या सीन होगा, पहले हमने 1 मिलियन से उठाना है, और 1 मिलियन से उठा के कहां पे ले जाना है, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 1.2 मिलियन का। अब 1 मिलियन से उठा के अगर 1.2 मिलियन पे जाएगी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो डेबिट हो जाएगी, और ये हमारे पास गेन आ गया, किस दिन आया, 30 जून को हमने ये गेन रिकॉर्ड कर दिया। जब हमने गेन रिकॉर्ड किया, इसका मतलब अब मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसके ऊपर है, 1.2 मिलियन भी है। फिर इस डेट पे हमने डिसाइड किया कि हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से उठा के कहां पे शिफ्ट करवा रहे हैं, IAS2 के ऊपर जो है वो शिफ्ट जो है वो करवा रहे हैं, इसके ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर। तो अब क्या होगा, हमारा इन्वेंट्री में जब जाएगी तो इन्वेंट्री हमारे डेबिट हो जाएंगे इसी वैल्यू से, 1.2 मिलियन से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब चूंकि इन्वेंट्री का पार्ट बन गई है तो फेयर वैल्यू जो है उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, वो हमारे लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? कहता है जी, आइए, एंटिटी सी हैज प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज अ वेयरहाउस, इस्तेमाल हो रही है एज अ वेयरहाउस। अब जब वेयरहाउस की बात हो रही है, यू आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी अंडर IAS16 कैरिड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 मिलियन। कितने की ली हुई है आपने उसकी कॉस्ट लिखी हुई है कितने की, 1 मिलियन की, ऑन 1 जनवरी 2019, ठीक है, विद रिमेनिंग लाइफ 10 साल। एंटिटी सी यूजेस कॉस्ट मॉडल, कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रही है, कॉस्ट मॉडल अंडर IAS16 फॉर इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, 30 जून को प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड, प्रॉपर्टी खाली हो गई है, एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि हम इसे किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, हम इसको इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल करेंगे। एट दिस डेट, इस तारीख को फेयर वैल्यू कितनी है, 1.2 मिलियन है, और एंटिटी ने क्या कह दिया है, हमने इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे क्या करना है, लेके जाना है, इस पे फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर। 31 दिसंबर को ईयर एंड आया, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी 1.3 मिलियन की। ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग इज मेड एट अ टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ ओनली। हमने इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। सर ये है असल ट्रांसफर का केस। देखो मैं आपको फिर यहां पे दोबारा रूल लिख के देता हूं। रूल नंबर 1, दैट इज फ्रॉम IAS40 टू IAS2 या IAS16। हम इस पे अभी पढ़ के आ चुके हैं, अभी हमने रिसेंटली इसकी एग्जांपल्स भी की हैं, सॉल्व भी की हैं, एंड वी क्लियरली स्टडीड दैट कि एट दैट टाइम जो डेट ऑफ ट्रांसफर होगी, जो क्या होगी, हमारी डेट ऑफ ट्रांसफर होगी, हमें इस डेट की फेयर वैल्यू चाहिए, और हम क्या करेंगे, हम इस डेट की फेयर वैल्यू से क्या कर रहे होंगे, हम इसको मूव कर रहे होंगे। जब हम उसको IAS2 में रिकॉर्ड कर रहे हैं या हम उसको IAS16 में रिकॉर्ड करें, अभी हमने ये पढ़ा। अब देखें, अब सेकंड रूल है जो हमारे लिए, जिसको हम लेके चल रहे हैं, दैट इज क्या, कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं IAS16 पे, और 16 से हमने जाना है कहां पे, IAS40 पे। डन। अगर वो कहता है कि IAS40 के ऊपर हमने फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है, तो हम प्रॉपर्टी को लेकर जाएंगे फेयर वैल्यू पे। लेकिन जब हम यहां से उठ के यहां पे जा रहे हैं, तो जो ट्रांसफर की डेट होगी, हमें उस डेट पे क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू। क्या चाहिए हमें उस डेट के ऊपर क्या चाहिए, कैरिंग वैल्यू। बिकॉज कैरिंग वैल्यू से हमने फेयर वैल्यू पे मूव करना है, तो उसके हिसाब से मेरा गेन आएगा या उसके हिसाब से मेरा लॉस जो है आ रहा होगा। अब मुझे चाहिए कैरिंग वैल्यू। देखिए जी, एसेट जो है वो कितने का था, 1 मिलियन का था, लाइफ कितनी थी, 10 साल थी, और हमने 6 महीने के बाद ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए 1 मिलियन 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 50,000 जो आती है इसकी डेप्रिसिएशन आती है। तो जब हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो पहली एंट्री तो हमारी 30 जून को पास हो रही है, तो हमें चाहिए कैरिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। जब हम एंट्री पास कर देंगे, जिसका मतलब मैंने डेप्रिशिएट कर दिया। अब मुझे पता है जब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, तो मेरे पास एसेट जो है दैट इज फॉर 1 मिलियन, इसमें से 50,000 की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो गई है, और 9,50,000 जो है दैट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ दैट एसेट। ये है बुक्स में वैल्यू। मैं इसको कहां पे लेके जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, और जिस दिन लेके जा रहा हूं उस दिन डेट के ऊपर उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 1.2 मिलियन है। तो 9.5 लाख से बढ़ के कितनी होनी है, 1.2 मिलियन पे। तो क्या होगा, ये हमें गेन जो है उसको यहां पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है,
क्या करना पड़ेगा, हमें इस गेन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गेन को, बिकॉज हमें चाहिए उस दिन की वैल्यू जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो कैरिंग वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 9.5 लाख, अब कितनी हो गई है, 12 लाख। तो क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो पीपीई मेरा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा इस डिफरेंशियल अमाउंट से, और जो गेन आया इस रीवैल्यूएशन पे वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है अपनी प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू के ऊपर। अब इस फेयर वैल्यू से ट्रांसफर हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगा और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा। जब ये एंट्री पास करूंगा तो हमारा ट्रांसफर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ईयर एंड पे हम दोबारा करेंगे। प्रॉपर्टी मेरे पास 1.2 मिलियन की थी, 1.2 मिलियन से हमने बड़े कितने पे कर दी है, 1.3 मिलियन की कर दी है, तो 1 लाख का गेन आएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो क्रेडिट हो रही होगी। तो ये ट्रांसफर जो है ये क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। जर्नल एंट्री हमने पास करनी है 31 दिसंबर 2019 की। एंटिटी डी हैज अ कमर्शियल शॉप हेल्ड फॉर रीसेल इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब देखो ये अंग्रेजी मैं आपको बताता हूँ, मैं लाइक फिजिकली भी एसबीआई में पढ़ा रहा हूँ, नियर पीयर पे भी हूँ, केम के ऊपर भी हूँ, मल्टीपल वेंचर्स पे ना बच्चों से डील कर रहा होता हूँ। एक कॉमन चीज आज तक जो मैंने आइडेंटिफाई किया और रिसेंटली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि बच्चे सवाल ही प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते, रीडिंग नहीं करते। सवाल अगर प्रॉपर्ली पढ़ रहे हो तो उनका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा। बच्चे सवाल प्रॉपर्ली नहीं पढ़ रहे तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं। सवाल पढ़े, हर एक चीज जो आपको लग रही है इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करें। अब इसका ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है कि वो प्रॉपर्टी की रीसेल करता है, मतलब इसने प्रॉपर्टी अपने ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रखी हुई है, IAS2 में रिकॉर्ड की हुई है। IAS2 का मतलब क्या है, इसकी इन्वेंट्री का पार्ट जो है वो बनी हुई है। कब है, 1 जनवरी 2019 को। On 30 June, it was given on rent to a local business rather than keeping good for resale. आपने क्रेडिट पे दे दी है और उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 1.2 मिलियन थी। 31 दिसंबर ईयर एंड है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज्ड टू 1.3 मिलियन। एंटिटी डी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS40। हमने इसकी एंट्री पास करनी है। भाई देखो IAS2 से उठा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं हम, IAS40 में लेके जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे हैं। यहाँ पे जब आपने इन्वेंट्री पे रिकॉर्ड की हुई है तो वो प्रॉपर्टी है 1 मिलियन की। जब आप इसको उठा के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डालेंगे फेयर वैल्यू बताइए कितने की आएगी, 1.2 मिलियन की आ रही होगी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो हम डेबिट कर देंगे, इससे 1.2 मिलियन से ही हम क्या कर रहे होंगे, डेबिट कर रहे होंगे। इन्वेंट्री मैंने लिखी 1 लाख मिलियन की थी, ये किससे होगी, 1 मिलियन से। अब 1 मिलियन से 1.2 मिलियन पे गए हैं, हमें गेन होगा कितने का, 2 लाख का। तो ये किसका पार्ट बनेगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है बन रहा होगा। सिंपल सी डाटा है, डेट ऑफ ट्रांसफर तो मेरी ये एंट्री हो जाएगी। फिर ईयर एंड के ऊपर हम 1.2 से बड़े 1.2 चले गए हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 लाख से डेबिट हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगी। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर जो गेन आए होंगे वो किसका पार्ट बनेंगे, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है बन रहे होंगे। इज दैट क्लियर। एक और सवाल देखते हैं, कहता जी डिस्कस हाउ द अबव शुड बी डील्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ CL for the year ended 31 December 2020 in accordance with the requirement of relevant standard IFRS. You have recently joined as the finance manager of Corvin Limited. Just assuming that कि you, आप लोग कौन है, finance manager, assumption भी नहीं हो रही वैसे मेरे से। While reviewing the draft financial statement for the year ended 31 December 2020 prepared by junior accountant, हाँ ये अभी आप हो सकते हैं कि you are junior accountant. You have noted that CL acquired a 3-story building on 1 March 2020. Okay. अब देखिए सवाल स्टैटिकल पास पेपर का है, हाईलाइट कर लें भाई ये बिल्डिंग कब ली है, इस तारीख पे ली है। CL uses the ground floor for its marketing department while remaining 2 floors were in excess of CL's need and therefore was rented out. ठीक है, the first floors were rented out on 1 June, second floors were rented out on 1 December. Okay. अब ये है पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग। पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग में एक फ्लोर तो खुद भी इस्तेमाल में IAS 16 का पार्ट बनेगा, जो 2 फ्लोर हमने रेंट आउट किए हैं वो IAS 40 का पार्ट बनेंगे। अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द बिल्डिंग एज PP। ये अकाउंटेंट का एफ1 का पेपर पास नहीं हुआ होगा, जाके क्या कर लिया होगा इसने, जूनियर अकाउंटेंट पे हायर हो गया, तो पता नहीं भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये। उसने पूरी बिल्डिंग इसका पार्ट बना दिया है, PP का पार्ट बना दिया है, और उसने ग्राउंड को, फर्स्ट को, सब को डेप्रिशिएट भी कर दिया 1 मार्च से, जून से और दिसंबर से। द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ CL इज टू कैरी लैंड एंड बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू वेयर एवर परमिटेड बाय IFRS। बताएं जी कैसे ट्रीट होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो IAS 16 का पार्ट बनेगा उसको हम प्रॉपर्टी की वैल्यू का पोर्शन करेंगे, जो IAS 16 में आती है वो वैल्यू लिखेंगे और उसको जो भी रेलेवेंट लाइफ होगी उसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। और जो IAS 40 का पार्ट बनेगा हम उसको IAS 40 में ही लेके चलेंगे, क्योंकि उसने कह दिया फेयर वैल्यू के ऊपर हम उसको ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज होगी हम उसका लिख देंगे फेयर वैल्यू गेन, अगर फेयर वैल्यू कम होगी तो हम क्या लिख देंगे, उसका फेयर वैल्यू लॉस लिख रहे होंगे। अब चूंकि इसने पूरी बिल्डिंग का डेप्रिशिएट कर दिया हुआ है तो जो पार्ट IAS 40
40 से रिलेट कर रहे हैं, इसने जो इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर देंगे, हम सिर्फ इसकी ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, और जो इसने सारे का सारा IAS 16 का पार्ट बना दिया हुआ था, हम ये जो IAS 40 का पार्ट बनता है उसको IAS 16 से रिमूव करेंगे और किस में लिख देंगे, IAS 40 में लिख देंगे। और जो फेयर वैल्यू गेन होगा, यहाँ जो फेयर वैल्यू लॉस हो रहा होगा, हम क्या कर रहे होंगे, हम उसको भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सो ये हमारी एग्जांपल थी जिसमें उसने एक थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट हमसे मांगा था, और ये 8 नंबर का सवाल आप कह सकते हैं पेपर में आ सकता है। इज दैट क्लियर?